वेलकम टू जेई डिकोडेक्स यूट्यूब चैनल। चलो यार, केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर होगा, मैं एक बार रीड भी कर देता हूँ। अ सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 30 मिनट्स यूजिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड एट द कैथोड इज। तो हमें ये अमाउंट बताना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कहते हैं कि जो AlCl3 दैट इज AlCl3, तो वो एक तरीके से कैसे डिसोसिएट होगा। AlCl3 कैसे होता है, दैट इज Al+3 और 3Cl नेगेटिव होंगे। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है उसको इलेक्ट्रोलाइज किया गया है, तो एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो Al+3 है उसमें अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या बन जाएगा, ये Al बन जाएगा। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइज्ड हुआ है। तो आप सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें तो टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम हमारे पास है 30 मिनट्स। मिनट से इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 30 इंटू 60 सेकेंड्स हो गया। और हमें करंट कितना दे रखा है, आई दे रखा है 2 एम्पियर। तो यहाँ से हम चार्ज निकालेंगे क्योंकि हमारे लिए चार्ज ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो जो चार्ज होता है जिसे मैं क्यू से बोल रहा हूँ दैट इज़ आई टी। तो आई यहाँ पर कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 30 इंटू 60। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आ जाएगा 3600 कूलम्स। ये हमारा चार्ज आ गया। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन के मोल्स है, तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, दैट इज कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय जो फैराडे है, कितना फैराडे कांस्टेंट हमारा है दैट इज एफ। तो बेसिकली हमारा जो चार्ज है दैट इज 3600 डिवाइडेड बाय जो फैराडे कांस्टेंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 96,500। तो ये हमारा, इसको अगर आप देखोगे तो 2 0 है, 36 डिवाइडेड बाय 965, ये हमारे मोल्स हैं। तो ये मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, दैट इज मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे, दैट इज मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो एन फैक्टर मतलब कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना है 3 है। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, ये है, तो 36 डिवाइडेड बाय 965। एन फैक्टर यहाँ पर कितना है दैट इज 3। तो ये हमारा क्या हो गया, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो इसको एक बार आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12/965 मोल्स। तो अब हमें क्या निकालना है, ये तो मोल्स आ गए एल्यूमिनियम के, बट हमें क्या निकालना है, मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो जो मास ऑफ एल्यूमिनियम होगा, मास ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना गिवन है, दैट इज 27। तो अगर आप एक बार इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.336 ग्राम, ये हमारा मास ऑफ एल्यूमिनियम आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो यार, आज की वीडियो के सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हमारा डी एंड एफ ब्लॉक में से स्पेसिफिकली जो ये क्वेश्चन है वो हमारे पास इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बतानी है। काफ़ी सारे कंपाउंड दे रखे हैं, उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे रखी है, तो हमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। इनमें से ये बताना है कि जो भी ये लेंथेनॉइड आयंस है उसमें से 4f7 कॉन्फ़िगरेशन किसकी है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मेमोरी बेस्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया। अगर आपको याद है तो आप ये काफ़ी जल्दी कर लोगे, अदरवाइज आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। तो देखो, जो यूरोपियम+2 है, यूरोपियम+2 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज़ 4f7 6s0। बेसिकली अगर आप इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो जनरल जो होती है वो इस टाइप की होती है। जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ये होती है 6s2। तो बेसिक 6s1 0 से 2 कोई सी भी हो सकती है। तो यूरोपियम+2 की 4f7 6s0 है। अगर आप गैडोलिनियम+3 की देखोगे तो गैडोलिनियम+3 की जो होगी वो भी यही होती है 4f7 6s0। इसके बाद अगर आप यूरोपियम+3 की देखोगे तो यूरोपियम+3 की ऑब्वियस सी बात है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो ये हो जाएगा 4f6 6s0, ये यूरोपियम+3 की है। अगर आप Tb+3 की देखते हो तो Tb+3 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट इज 4f8 6s0। और अगर आप नेक्स्ट दैट इज लास्ट जो है दैट इज Sm+2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो होती है 4f6 6s0। आपको ये वाली ट्रिक तो पता ही होगी लेंथेनॉइड सीरीज़ को याद रखने की। इस टाइप से आप कोई सा भी निमोनिक बना सकते हो, मेरे को वैसे याद है बिना निमोनिक के। तो बेसिकली अब यहाँ पर देखें तो एक ये वाला कंपाउंड है, एक ये है,
एक हमारे पास इसी का दूसरा है फॉर्म, ये है, और हमारे पास ये। तो इन चारों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में पूछा था। तो हमसे पूछा था कि जो 4f7 है वो कौन कौन सी है। तो 4f7 एक तो ये वाली है और एक ये वाली है, दैट इज यूरोपियम +2 और गैडोलिनियम +3, दैट इज ए एंड बी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो यार, आज की वीडियो के थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। हमें 2 स्टेटमेंट दे रखी है और हमें ये बताना है कि कौन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ सोडियम टू लिबरेट हाफ अ मोल ऑफ H2 गैस। तो हमें प्रोपाइन 1 मोल ऑफ प्रोपाइन दे रखा है। तो एक तरीके से ये हो गया हमारा प्रोपाइन, और प्रोपाइन को रिएक्ट कराया है एक्सेस ऑफ सोडियम से। तो जो हमारे पास सोडियम है वो एक्सेस में है एंड रिएक्ट करता है। तो हमें अब ये बताया गया कि हाफ मोल H2 बनता है और कुछ साइड प्रोडक्ट बनता है। तो ये एक स्टैंडर्ड टाइप की रिएक्शन है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये मेटल जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो एक तरीके से यहाँ पर जो होगा दैट इज जो कंपाउंड बनेगा, दैट हाफ मोल H2 तो सही है, इसके अलावा जो कंपाउंड बनेगा दैट इज इस टाइप का कंपाउंड बनेगा, दैट इज ये इस तरीके से। तो यहाँ पर हाफ मोल H2 तो बनता ही है और ये साइड प्रोडक्ट बनता है। तो हमें ये कह रहा है कि हाफ मोल H2 है, तो ये स्टेटमेंट पहली वाली करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो हमें ये दे रखा है, सॉरी, ये 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट विद NaNH2 टू लिबरेट NH3 गैस विच ऑक्यूपाइज 224 ml एट HTP। तो हमें 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन दे रखा है। तो ये रहा प्रोपाइन और इसको रिएक्ट करा रखा है NaNH2 के साथ। तो ये जो रिएक्शन है उस वो सही है कि NaNH2 के साथ ये NH3 देता है और साइड प्रोडक्ट भी होता है। अब देखो यार, वैसे तो इस क्वेश्चन में साइड प्रोडक्ट की कोई नीड नहीं है, साइड प्रोडक्ट की एज सच कोई नीड नहीं है, फिर भी हम लिख लेते हैं। तो ये वाली रिएक्शन में क्या होता है, इसकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है और इसका दैट इज 1 मोल से 1 मोल बनता है। तो हमें ये कह रखा है कि 4 ग्राम, अब ग्राम में तो हम खेलते नहीं, हम खेलते हैं मोल्स में। तो इसका जो मोलिकुलर वेट है वो कितना होगा, इसका मोलिकुलर वेट आप कैलकुलेट कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसका होता है 40। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 40 ग्राम बोल सकते हो एक तरीके से। तो ये होगा 4/40 मोल्स, दैट इज वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, और 4 ग्राम दे रखा है दैट इज 0.1 मोल। तो 0.1 मोल प्रोपाइन से 0.1 मोल NH3 दैट इज अमोनिया ही बनता है। अब हमें तो यहाँ पर पॉइंट मोल्स की टर्म में नहीं, हमें STP में ml की फॉर्म में दे रखा है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो वॉल्यूम एट STP होगी, STP पर जो वॉल्यूम होगी दैट इज STP पर हमारी वॉल्यूम होगी बेसिकली STP पर होती है जो मोल्स होता है, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट STP दैट इज 22.4 लीटर्स। बट हमें तो वॉल्यूम निकालनी है, तो जो वॉल्यूम हो जाएगी दैट इज 0.1 मल्टीप्लाई बाय 22.4। तो ये जो आएगा दैट इज, इसको अगर आप करते हैं 2.24 लीटर, और अगर आप इसको मिलीलीटर में करते हैं तो 2240 मिलीलीटर आएगा। बट हमें क्वेश्चन में दे रखा है 224 ml, बट ये तो ऐसा नहीं आ रहा है। तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 तो सही है बट स्टेटमेंट 2 गलत है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चले यार, आज की वीडियो के फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल / आयन दैट शोज लीनियर ज्योमेट्री अमंग द फॉलोइंग। तो हमें काफ़ी सारे कंपाउंड्स दे रखे हैं या आयन्स भी हैं इसमें, और हमें लीनियर ज्योमेट्री किस किस की है वो बतानी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं SO2 के बारे में। तो जो SO2 है, तो यार हाइब्रिडाइजेशन का इसमें आना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन से कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ कि जो SO2 की स्ट्रक्चर होती है वो बैंड शेप होती है, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर है। तो यहाँ पर जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो बैंड शेप होगी, लीनियर तो नहीं है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगले स्ट्रक्चर पर, अगले कंपाउंड पे बढ़ते हैं, दैट इज BeCl2। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बेरिलियम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज दिस, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 2 है, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए ये लीनियर है। तो ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड पे बढ़ते हैं, दैट इज CO2 में भी कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं है और कार्बन पर लोन पेयर नहीं है। और यहाँ पर देखो सिग्मा बॉन्ड कितने, एक ये 2 सिग्मा बॉन्ड है, sp हाइब्रिडाइजेशन विदाउट लोन पेयर। तो ये भी लीनियर टाइप की ज्योमेट्री होगी, हाँ यस ज्योमेट्री होगी। इसके बाद आते हैं N3- पे। तो यहाँ पर 3 नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ये जो कंपाउंड है दैट इज, ये जो कंपाउंड है इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, बट अगर आप इसका रेजोनेंस करके जो भी बनाओगे, बैक बॉन्डिंग जिसे कहते हैं इस केस में, तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो ये इस टाइप का कंपाउंड बनेगा, और इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव साइन है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इसके पास कितने बेसिकली 2 सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो नाइट्रोजन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री भी हमारे पास लीनियर होगी। तो ये भी हमारा आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड पे आते हैं, दैट इज NO2। तो NO2 में अगर हम बात करें तो NO2 इस टाइप की
ज्योमेट्री इस टाइप की इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है विद लोन पेयर, तो ये हमारा लीनियर नहीं होगा, तो ये लीनियर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड है दैट इज F2O। F2O की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन होगा सेंटर एटम और ये 2 फ्लोरीन, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये भी हमारा कभी लीनियर नहीं होगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कंपाउंड पे बढ़ दें दैट इज XeF2। तो XeF2 की अगर हम बात करें तो XeF2 ये हो गया, तो ये Xe और ये हमारा हो गया फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। अब यहाँ पर अगर हम जिनॉन की बात करें तो यहाँ पर 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है जिनॉन पे, और अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है विद 2 लोन पेयर, तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो लीनियर होती है। पहले बता दूं यहाँ पर शेप नहीं पूछा है, शेप पूछा होता तो हम लोन पेयर को अकाउंट में नहीं लेते, बट यहाँ पर हमें ज्योमेट्री पूछी है इसलिए हम इसमें शेप को अकाउंट में ले रहे हैं। इसके बाद आता है दैट इज NO2+। NO2+ की बात करें तो यहाँ पर जो इसका ज्योमेट्री होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, और इस वाले नाइट्रोजन पर प्लस आता है। ये हमारा किस टाइप का, देखो यार यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये स्ट्रक्चर इस टाइप की ना बन के ये स्ट्रक्चर इस टाइप की बनेगी, तो ये भी हमारा लीनियर ज्योमेट्री है, तो ये भी हमारा आंसर में आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें दैट इज I3-, तो I3- की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 आयोडीन है, और इस वाले आयोडीन की अगर हम बात करें तो तीनों आयोडीन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड है विद हर एक आयोडीन पे लोन पेयर से। अगर इस वाले आयोडीन की बात करें तो इस वाले आयोडीन पे 3 लोन पेयर से, तो अगर हम यहाँ पर बात करें इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d है, तो इसके हिसाब से इसकी शेप तो अलग होगी, बट हमें यहाँ पर ज्योमेट्री पूछी है तो ये हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री होगी, तो ये भी हमारा आंसर में आएगा। इसके बाद अगर हम ओजोन की बात करें तो ओजोन तो एक तरीके से सबको पता ही होता है, ओजोन क्या होता है दैट इज बेंट टी शेप, बेंट टाइप का होता है, तो ये हो गया, ये बेंट टाइप का, तो ये लीनियर नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन कौन से लीनियर है, तो 1 2 3 4 5 6 जो स्ट्रक्चर्स हैं वो लीनियर है, 6 कंपाउंड लीनियर है, तो इसका इंटीजर टाइप का जो आंसर आएगा दैट इज 6। होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। चले यार आज की वीडियो के 5th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, हमें 4 कंपाउंड्स दे रखे हैं और हमसे ये पूछा है कि इसमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका जो CFC है, जो डेल्टा नोट है वो 0 है। तो सबसे पहले इन केसेस में सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सारे कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब है कि जो स्प्लिटिंग है वो किस तरीके से होगी, 3-2 के फॉर्म में होगी। 3 यहाँ पर होगा नीचे वाला और 2 होगा ऊपर वाला। एक बार मैं रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ। अगर ये हमारे पास 5 हैं तो ये वाला जो होता है वो होता है बैरी सेंटर, इसके ऊपर में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं और इसके नीचे में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स। अब हमसे ये पूछा है कि डेल्टा नोट किसका 0 होगा। तो यार कई लोगों को है ना कि ये कितना ऊपर होता है डेल्टा नोट में और ये कितना नीचे होता है डेल्टा नोट में, उसका कोफिशिएंट निकालने में दिक्कत होती है। तो मैंने कैसे याद रखा हुआ है कि इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं और टोटल कितने हैं, 5 है, तो 3/5 कितना होगा दैट इज 0.6, तो 0.6 हमारा ये ऊपर वाला होगा, उल्टा यहाँ पर चलता है, और नीचे वाला जो होगा दैट इज 0.4 डेल्टा नोट। अब वैसे तो जो होता है जैसे वैसे तो क्या होता है कि इतने सारे कंपाउंड है तो सबको आपको चेक करना पड़ेगा डाल के और वैल्यू कैलकुलेट करके, बट यहाँ पर क्या है ना, अगर आप कंपाउंड्स को देखोगे तो ये वाला जो इसका जो लिगेंड है वो वहाँ ये क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, बट ये वीक है। तो हम एक तरीके से सबसे पहले चलो इस चीज़ को बाद में देखते हैं, पहले हम आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में कोई भी हमारे पास डिफ़िकल्टी नहीं है, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, इतना तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +2 है या +3 है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो आयरन +2 होता है वो क्या होगा, देखो आयरन अगर आप देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज और फिर आयरन आता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो ये 4s2 3d6 होगा। अब +2 का क्या मतलब है, +2 का क्या मतलब है दैट इज 3d6, और अगर Fe+3 की बात करता हूँ तो Fe+3 क्या हो जाएगा दैट इज 3d5, मतलब एक में 5 इलेक्ट्रॉन है और एक में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो लाइगेंड है वो क्या है, वो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब है पेयरिंग होगी। अब पेयरिंग होगी तो सबसे पहले हम नीचे वाला भरते हैं, तो अब मैं ये कह रहा हूँ नीचे वाले को ही सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसमें अगर हम देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन, +3 है तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 और 5, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नीचे वाले लेवल पर ही आ गए, तो इसका डेल्टा नोट कभी 0 हो ही नहीं सकता। सिमिलरली आगे वाले पर बढ़े, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मतलब 6
6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि पहले हमने ये किया, यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि जब लिगैंड स्ट्रॉन्ग होता है तो पेयरिंग हो जाती है। अब यहाँ पर भी सारे इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए, तो इसका भी डेल्टा नोट कभी जीरो नहीं हो पाएगा। सिमिलरली अगर इसकी बात करें Fe+2 की, यहाँ पर भी जो लिगैंड है वो स्ट्रॉन्ग है और हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी जो पेयरिंग है वो नीचे की नीचे ही हो जाएगी, डेल्टा नोट कभी जीरो होगा नहीं। डेल्टा नोट इसलिए जीरो नहीं होगा क्योंकि ये नीचे है और ये ऊपर है। अब सारे के सारे अगर इलेक्ट्रॉन नीचे ही रह जाएंगे तो ऊपर जो प्लस वाला है वो तो होगा ही नहीं। अगर हम लास्ट वाले पर बढ़े तो ये हमारा क्या है, ये होता है हमारा वीक फील्ड। वीक फील्ड में और +3 है मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। अब ये होता है बैरी सेंटर, ये कितना हो गया 0.6 डेल्टा नोट, ये हो जाएगा 0.4 डेल्टा नोट। अब मल्टीप्लाई करो, 2 इलेक्ट्रॉन 0.6 के तो 1.2 डेल्टा नोट हो जाएगा पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का है 3 इलेक्ट्रॉन है तो प्लस -0.4 डेल्टा नोट मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 1.2 डेल्टा नोट है, ये -1.2 डेल्टा नोट है, तो ये हमारा आंसर इसका 0 आ जाएगा और हमें यही बताना था। तो अब डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि भैया सारे स्ट्रॉन्ग हैं यही वीक है, तो हमारा आंसर यही होगा। बट एक बार मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि अगर कोई इससे अगर अच्छा डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन आए कि भैया डेल्टा नोट ही पूछ लिया, यहाँ पर तो 0 आ रहा है, अगर मान लो कोई दूसरा हो कि डेल्टा नोट ही पूछ लिया, तो उस टाइप में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। तो होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो यार आज की वीडियो के 6th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारे रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन की लेंथ लंबी है बट क्वेश्चन इतना ज़्यादा कोई टफ नहीं है। आपकी स्क्रीन पर होगा, एक बार मैं रीड भी कर देता हूँ। सम CO2 गैस वाज केप्ट इन अ सील्ड कंटेनर एट अ प्रेशर ऑफ 1 atm एंड 273 केल्विन। तो देखो यार जैसे ही आपको 1 atm और 273 केल्विन दिखा, इसका मतलब है STP वाली कंडीशन है। तो ये बैक ऑफ द माइंड याद रखना, क्वेश्चन में आगे काम आने वाला है। The entire amount of CO2 gas was later passed through an aqueous solution of CaOH whole twice। तो इसका ये क्या कह रहा है कि जो CO2 गैस है उसको हमने CaOH होल ट्वाइस से पास कराया। तो ये तो एक जनरल रिएक्शन है, 10th क्लास की रिएक्शन है। CaCO3 प्लस वाटर बनता है और ये रिएक्शन इंडीड बैलेंस्ड भी है। तो अब आगे चलते हैं। द एक्सेस अनरिएक्टेड CaOH होल ट्वाइस वॉज लेटर न्यूट्रलाइज्ड विद 0.1 मोलर 40 ml HCl। अब ये कह रहा है कि जो इसमें फर्स्ट रिएक्शन में जो बची हुई CO2 CaOH होल ट्वाइस है उसको HCl के साथ रिएक्ट कराया, तो ये CaCl2 बनेगा और हमारे पास क्या बनेगा, वाटर H2O। तो ये वाली रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, तो कैसे बैलेंस्ड करेंगे, तो बैलेंस वाली तो तुम्हें आती होगी, मैं एक बार इसको डायरेक्ट बैलेंस कर देता हूँ। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो अब यहाँ पर देखो हमें क्या गिवन है, 0.1 मोलर 40 ml HCl। तो यहाँ से हम HCl के मिली मोल निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो मिली मोल्स हैं, मिली मोल्स ऑफ HCl वो क्या होंगे, दैट इज 0.1 मल्टीप्लाई बाय 40, जो क्या आ जाएगा 4 मिली मोल्स। अब यहाँ पर अगर आप स्टोइकियोमेट्री देखोगे तो हम ये कह सकते हैं कि 2 मोल HCl से क्या बनता है, 2 मोल HCl से 1 मोल CaOH होल ट्वाइस बनता है। तो 1 मोल HCl से क्या बनेगा, दैट इज हाफ मोल CaOH होल ट्वाइस। बट हमारे पास तो 4 मिली मोल है, तो 4 मिली मोल से जो कि HCl के हैं क्या बनेगा, 2 मिली मोल CaOH होल ट्वाइस के। तो हमें ये पता चल गया कि जो CaOH होल ट्वाइस के मिली मोल्स हमारे पास कितने हैं। तो अब यहाँ पर हमें मिली मोल्स पता चल गया, मतलब हमें ये वाला पार्ट पता चल गया। तो अब हमें CO2 का क्या निकालना है, CO2 का हमें वॉल्यूम निकालना है CO2 का। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्टोइकियोमेट्री इस वाले रिएक्शन की देखो 1 1, मतलब इसका क्या मतलब है कि CaOH होल ट्वाइस के जो मोल्स हैं, मोल्स ऑफ CaOH होल ट्वाइस के वो इक्वल होंगे मोल्स ऑफ CO2 के। तो CaOH होल ट्वाइस के मोल्स कितने हैं, दैट इज 2 मिली मोल्स। तो CO2 के मिली मोल्स भी कितने हो गए, 2 मिली मोल्स। अब इसे हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि अब मैंने जो कहा था तुमसे कि STP कंडीशन है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम V डिवाइडेड बाय 22.4। तो अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वॉल्यूम आई है दैट इज 44.8। अब इसे मिलीलीटर बोल सकते हो या इसे ही हम क्या बोल सकते हैं, 44.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा जो होगी CO2 की वॉल्यूम होगी। हमें यहाँ पर आंसर देना है क्लोजेस्ट इंटीजर में, तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज 45। होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो यार आज की वीडियो के 7th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हमें एक कंपाउंड दे रखा है, हमें इसका IUPAC नेम बताना है। तो सबसे पहले अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे तो इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एक तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक हमारा ये एस्टर ग्रुप है।
तो अगर सबसे पहले हम सबसे कम नंबर उसे देते हैं जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, और हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, तो हम कहेंगे कि हम इसको 1 नंबर देंगे। फिर इसके बाद लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है 2, 3, 4, 5। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है कि इस वाले पे जाएँ या इस वाले पे। अब ऑब्वियस सी बात है हम कहाँ पर जाएंगे, इस वाले पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्बन ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये हमारा हो गया 6 नंबर। अब अगर इसकी यहाँ पर नंबरिंग हमने कर ली है, 7 इसको बोल सकते हो, बट 7 इसको बोलने से पहले हम ये कह सकते हैं कि एक एस्टर ग्रुप है ना, तो इसका डायरेक्ट नाम भी हम लिख सकते हैं, और एस्टर ग्रुप भी नहीं है। अगर इसको हम देखें तो ये एक तरीके का मिथाइल कार्बोक्सिल, क्योंकि अगर इसकी आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस तरीके की स्ट्रक्चर आएगी। तो ये है, तो ये मिथाइल हो गया और ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, तो इसलिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ऑप्शन में भी कुछ इस तरीके से दे रखा है। तो चलो अगर इसका नाम लिखते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 6 नंबर पे हमारा ये क्या ग्रुप है, दैट इज मिथॉक्सी कार्बोनिल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 पर मिथॉक्सी कार्बोनिल। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, दैट इज कहाँ पर सब्सटीट्यूएंट्स है, तो 2 नंबर पे है और 5 नंबर पे, दोनों पे मिथाइल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2,5 डायमिथाइल। इसके बाद हम देखेंगे कि ये क्या है, ऑब्वियस सी बात है ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कितने कार्बन है चेन में, 6, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेक्सेनोइक एसिड। तो ये हमारा इस कंपाउंड का क्या हो गया, नाम हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। तो होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। IUPAC के ठीक ठाक से सवाल, बेसिक भी नहीं बोल सकते, बट हाँ इसमें नंबरिंग में ज़्यादा हमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। चलो यार, ये जो 22 जन शिफ्ट 1 है उसकी केमिस्ट्री का आखिरी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। हमें बताना है कि कौन कौन से कंपाउंड फेलिंग टेस्ट देंगे। पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट का मतलब होता है, तो सर इसके लिए बस आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि अगर अल्फा कीटोन्स होते हैं वो फेलिंग टेस्ट देते हैं, और दूसरा अगर एलिफेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं वो रिएक्शन देते हैं। एरोमेटिक अगर एल्डिहाइड होगा तो वो फेलिंग टेस्ट नहीं देंगे। तो हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा एरोमेटिक एल्डिहाइड है और हमारे पास कौन सा अल्फा कीटोन। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये वाले की, तो ये क्या है, ये तो हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है कि डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसकी अगर बात करें, ये तो कीटोन है क्योंकि इसमें दोनों तरफ कार्बन वाले ग्रुप है, तो कीटोन तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। इस वाले की बात करें तो ये कंपाउंड है, ये हमारा अल्फा कीटोन है। अल्फा कीटोन हमारा ये कंपाउंड है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला रिएक्शन, ये हमारा जो टेस्ट है फेलिंग टेस्ट, वो देता है। डी की अगर हम बात करें, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन है, कोई बेंजीन वेंजीन नहीं है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये भी हमारा टेस्ट देगा। अब इस वाले कंपाउंड में कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, यार ये तो एलिफेटिक एल्डिहाइड है तो ये तो रिएक्शन नहीं देगा, बट ये एलिफेटिक एल्डिहाइड नहीं है, यहाँ पर एक कार्बन है देन बेंजीन है, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड है ये, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये नहीं है, तो ये भी हमारे पास जो फेलिंग टेस्ट है वो देगा। तो कौन कौन से हमारे पास फेलिंग टेस्ट देंगे, तो वो है C, D और E। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। होप सो आपको इस शिफ्ट के केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।